टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 6 अगस्त और आज के अखबारों की जो सुर्खियां हैं उससे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो कि आपके आरओ और एआरओ एग्जाम और प्लस पेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, टू द पॉइंट हम प्रश्न में सीधे चलते हैं और उनको हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने थेप्पाकाडू हाथी शिविर का दौरा किया है। यह हाथी शिविर किस राज्य में स्थित है? ध्यान अंडरलाइन करना जरूरी है। थेप्पाकाडू हाथी शिविर, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तमिलनाडु है। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा ये हमारे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं। केरल की बात करें तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम है और यहाँ भी हाथी अभ्यारण्य है और जो मानसून एंटर करता है वो केरल से ही करता है। केरल के अन्य प्रश्न और पूछ सकते हैं तो यहाँ पर एक साइलेंट वैली है यानी शांत घाटी, और शांत घाटी में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, भारत में अगर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो वो केरल पाई जाती है। तमिलनाडु की हम बात कर ले, तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु को लेकर के सरकार ज्यादा चर्चा में है। वहां के जो राज्यपाल थे एन रवि, उन्होंने अभी कुछ आदेश दिए थे। तो जो तमिलनाडु की अभी जो सुर्खियां हैं वहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही कर्नाटक की हम बात कर लें तो कर्नाटक का जो तट अक्सर पूछा जाता रहता है और सोने के उत्पादन में कर्नाटक है वो पहला स्थान रखता है। और कर्नाटक के जो तट को हम कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। और उड़ीसा, अब देखिए, उड़ीसा प्राचीन काल में से कलिंग नाम से जाना जाता था और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात ही बौद्ध धर्म को क्या किया, ग्रहण किया था। साथ ही यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी अक्सर पूछी जाती रही है। जो केरल की जो लैंग्वेज है वो आपकी मलयालम है। कौन सी? मलयालम है। तमिलनाडु की तो आप जानते हैं तमिल है, वो नाम से ही इंगित हो रहा है। लेकिन कर्नाटक की बात करें तो ये कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। और उड़ीसा की क्या है? उड़िया है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीन जो चारों भाषाएं जो इस वक्त बोर्ड पे आपको नजर आ रही हैं ये शास्त्रीय भाषाएं हैं और शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो है 6। 2 और हैं, वो है एक तो संस्कृत है और आपकी तेलुगु है। ध्यान रख लीजिएगा, संवैधानिक भाषा हमारी कितनी है? 22 है और शास्त्रीय भाषा हमारी कितनी है? 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, कंटेंट रिच करते रहना चाहिए। आपके चारों ऑप्शन से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते चलता हूं। देखिए, पुस्तकालय महोत्सव, ध्यान रखना, क्या पुस्तक महोत्सव नहीं है, पुस्तकालय महोत्सव है। ठीक है, तो पुस्तकालय महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो आपका संस्कृति मंत्रालय है। अब बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ कर सकते हैं? देखिए, अगर आप थोड़ा नहीं पढ़ा तो पुस्तकालय महोत्सव है, ठीक है, तो लोग सोचते हैं पुस्तकालय होगा तो शिक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहां से आप गलत होने की संभावना है। तो इस प्रश्न को इसलिए महत्वपूर्ण समझेंगे क्योंकि इसके नाम से भ्रम नहीं होना है। मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय है। किसका? पुस्तकालय महोत्सव किसके द्वारा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है। यहां से गलत होने की चांस थी, इसलिए मैंने आपको अवेयर कर दिया है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 2 अगस्त और 5 अगस्त है। तो देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है और आज तो 6, कल यानी 7 अगस्त को इसका जो उद्घाटन है, इसका जो समारोह का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो किसी भी योजना का उद्घाटन करते हैं, किसी कोई आपका दिवस है उसमें शामिल होते हैं तो वो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बताया मैंने? 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में डूरंड कप का उद्घाटन किया है। डूरंड कप का यह कौन सा संस्करण है? ऑप्शन है 133वां, 145वां, 132वां और 130वां। इसका जो राइट आंसर है वो है 132वां। इस प्रश्न को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वैसे भी आप जानते हैं कि एक प्रश्न आपको स्पोर्ट्स से जरूर मिलता है, कप से जरूर मिलता है। तो डूरंड कप इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर जब ये आयोजन होता है तो उस साल की जो परीक्षाएं होती हैं किसी न किसी आयोग की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है।
प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? जर्मनी में, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई है, ठीक है। और वहां पर अभी हाल ही में अदिति स्वामी ने, किसने? अदिति स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत कम उम्र की तेज तर्रार खिलाड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए ट्वीट भी किया है और यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दी है और साथ ही उनको हार्दिक बधाई भी दी है। तो आप समझ लीजिएगा ये कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो उभरती हुई खिलाड़ी हैं और इनके जो भी कप होते हैं, जो भी जीतते हैं, ये पदक जीतते हैं, वो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इसको आप अपने विशेष इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है कि अभी हाल ही में 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम और कोच्चि। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चेन्नई। चेन्नई प्राचीन मतलब अभी इसका जो पुराना नाम है तो क्या था? मद्रास था। और चेन्नई में क्या है? चेन्नई में आपका चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। ध्यान में, कौन सा? चमड़ा अनुसंधान केंद्र। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन आपका दिल्ली है। तो दिल्ली की जो स्थापना है, यहां से प्रश्न हिस्ट्री को अगर देख लें थोड़ा सा, तो अनंग पाल तोमर ने की थी। किसने? अनंग पाल तोमर। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है वो कौन था? वो आपका दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान था। और जानते हैं कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी, वो अंग्रेजों ने बनाई थी। पहले कोलकाता थी और 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और अप्रैल 1912 में यह राजधानी बनी थी। तो ये जो आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे सपोर्टेड है, वो मैंने बता दिए। अब एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम आपके केरल में है और केरल हाई कोर्ट का जो केरल हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में ही आपका स्थित है। तो ये सपोर्टिंग और ऑप्शन बन सकते थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 7वां कि किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ए ऑप्शन है और शिक्षा मंत्रालय है। अभी 15 साल से ज्यादा जो उनकी उम्र है उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर करना और अन्य मामलों में साक्षर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह परियोजना ये स्टार्ट की है और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन ही लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा थोड़ा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं से क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसको श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर नजीमा मरिकयार और डॉक्टर वाई.एस. राजन। देखिए जो मेमोरी नेवर डाइज ये जो पुस्तक है वो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अभी ये हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री थे अमित शाह इसकी लॉन्चिंग में शामिल हुए थे और उनके जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं उनके परिवार के साथ में इसको लॉन्च किया गया था। इसके जो इस पुस्तक में जो सह लेखक की जो भूमिका निभाई है वो डॉक्टर नजीमा मरिकयार और डॉक्टर वाई.एस. राजन ने निभाई है। तो सह लेखक के रूप में इनका नाम आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारी महत्वपूर्ण हस्तियां होती हैं उनके ऊपर कोई बुक लॉन्च हो तो वो इंपॉर्टेंट रहती है, या कोई राष्ट्र संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात किसी में उठाई गई हो पुस्तक में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये तो हमारे वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोरी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की ये सुर्खियां बनी हुई है, तो इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। अब क्वेश्चन नंबर 10, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीता है? खिताब में श्रीकांत, विक्टर एक्सेलेशन, लक्ष्य सेन और चेन लॉन्ग। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वो है विक्टर एक्सेलेशन। देखिए बात हुई जापान ओपन की है, तो जापान कहां पर है? एशियाई देश है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, पेट वगैरह पूछ सकता है। जापान की संसद भी पूछा सकता है, डाइट है, ठीक है।
और नागासाकी और हिरोशिमा तो जानते हैं, यहाँ के दो शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम डाला था। और पूरे विश्व में दो ही एक प्लेस है, दो ही शहर हैं जिस पर परमाणु बम का हमला हुआ था, वो है जापान का नागासाकी और हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो बारी बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगता है कि आरओ और एआरओ एग्जाम और पीसीएस 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बारी चिना बादाम 12 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस फसल की एक नई किस्म है? और ध्यान रखना, जब भी कोई नई फसल की किस्म इजाद की जाती है तो वो एग्जाम में जरूर पधारती है, वो आपको नजर जरूर आती है। ऑप्शन इसमें क्या है? आम है, मूंगफली है, धान है और कपास है। इसका जो राइट आंसर भी है वो है मूंगफली। देखिए, इसका जो विकास है वो अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जो फसल है अनुसंधान केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है, और इस अनुसंधान ने जो बांग्लादेश का जो कृषि अनुसंधान है उससे मिलकर के ये मूंगफली की जो किस्म है उसको इजाद किया है। तो इसीलिए ये प्रश्न हमारी टीम को लगा कि एग्जाम में आ सकता है। देखिए, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और कोई अगर पॉइंट आता है, नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। हमारी टीम लगातार आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ती है, देखती है और बिल्कुल अपडेट रहती है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर किसी समस्या से ग्रसित होते हैं या कोई समस्या आपको घेरती है, आप तत्काल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम बहुत कम समय में और जितना जल्दी हो सकता है उचित समय में आपका हल पहुंचाती है, जितना संभव हमारे लिए होता है। तो इतना हमारी टीम अगर प्रयास आपके लिए करती है तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके मित्र हैं, परिवार हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? लू के कारण। और देखिए, इस प्रश्न को आप गंभीरता से, क्योंकि हम डेली प्रश्न आपको देते हैं, हमारी टीम सेलेक्ट करके मुझे बताती है कि सर इस पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? कि ये जो प्रश्न है ये सामान्य अगर कोई ऐसा पढ़ करके लगाए, सामान्य नॉलेज से दे, तो ये प्रश्न गलत हो सकता है। क्या है? देखिए, किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि लू होगी गर्म उत्तर भारत के मैदान वाला कोई प्रदेश होगा, और उसका आंसर मैक्सिमम मुझे लगता है, अगर थोड़ा उसने सेंसिटिव रूप से प्रश्न को नहीं पढ़ा या तुक्का लगाने की कोशिश की तो राजस्थान लगा देगा। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? वो है केरल। इस साल लू से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो केरल में हुई है। तो हमारी टीम जो आपके लिए इतना मेहनत करती है कि अगर वो प्रश्न जो सामान्यतः से या थोड़ा सा गंभीर प्रगति का होता है, जहां से बच्चे गलत कर सकते हैं, वो जरूर बताती है कि सर इनको मॉडिफाइड करके बताइए, बच्चों को इस पर विशेष फोकस कराइएगा। तो देखिए, मुझे लगता है अभी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, कौन सा था? स्वास्थ्य मंत्रालय के ये आंकड़ों के आधार पर है, ध्यान रखिएगा। और आंसर क्या इसका? केरल है। आप राजस्थान नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं कि किस मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, कानूनों को अपराध मुक्त करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, क्योंकि उसके फोकस में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को आगे ले जाना है, टॉप पे ले जाना है, क्रमबद्ध तरीके से 5वीं, तीसरी और भविष्य में फर्स्ट की भी एक योजना बन सकती है। उसके केंद्र बिंदु में क्या है? अर्थव्यवस्था है। बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है। उसी आसानी को हल करने के लिए इस जो कार्य समूह है उसका गठन किया गया है कि ताकि कोई कानून हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे विकास में कोई बाधा ना बने। इसका जो राइट आंसर है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। अब यहां पर भी देखिए, हमारी टीम को लगा कि बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ए पे वित्त मंत्रालय, लोग अगर थोड़ा सा भी आपने गंभीरता से प्रश्न की प्रकृति को नहीं पकड़ा तो आप ऑप्शन ए पे वित्त मंत्रालय लगा देंगे, या आपने गंभीर रूप से सोचा कि हो सकता है नियम कायदे कानून है तो एमएसएमई में जो छोटे लेवल पे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको दिक्कत दूर करने के लिए हो सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि प्रश्न के चारों ऑप्शन आप पढ़िए, ठीक है, प्रश्न की प्रकृति को पढ़िए, और
जो हमारी टीम आपको मैटर देती है, हालांकि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मेरी कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। और आप एक अखबार को निश्चित रूप से पढ़िएगा, रोज अब डे बाई डे अखबार से आप कनेक्ट रहेंगे तो हमारी जो प्रश्नावली है वो आपसे कनेक्ट रहेंगी और आप बिल्कुल तरोताजा रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए। चलिए शायद 15वां अंतिम क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करती है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जो आयोग की परीक्षा में एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट जरूर पूछी जाती रहती है, उसी क्रम में ये अखबारों की अभी सुर्खियों में है। ऑप्शन क्या है इसका? आरबीआई, दूसरा एनपीसीआई, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आरबीआई। क्या है? आरबीआई। बस अगर आपने इस वीडियो को गंभीरता से समझा है और थोड़ा सा भी आपने आपके पास नॉलेज है तो मुझे बताइए कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कमेंट बॉक्स में उसका नाम, उस वर्ष का को लिखिएगा। फिर देखते हैं कि आपको इसका आंसर आता है नहीं आएगा तो अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल आंसर आपको बताऊंगा। प्रश्न क्या है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं अपने मतलब की भी बात कर लेता हूं कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, जिसपे आप ये यूट्यूब है इस पर आप वीडियो देख रहे हैं। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।